बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। पादपों में खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पोषण या न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। जैसे जो भी सजीव होते हैं वो अपनी वृद्धि को, अपनी ग्रोथ पूरा करने के लिए, अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कुछ पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उस जीव का पोषण कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये पदार्थ जो हैं आप लोगों को पता है, आप कौन से पदार्थ फूड के रूप में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, ठीक है, और इनके अलावा मिनरल्स भी लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं। तो इन पदार्थों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो इसके आधार पर जो जीव होते हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, परपोषित हिट्रोट्रॉफिक एंड स्वपोषित ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, दो प्रकार के जीव हैं। परपोषित जीव कौन से होते हैं? जो अपने कार्बनिक पदार्थों को और अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोत से जो है ग्रहण करते हैं, यानी अपने जो ग्रोथ है, अपने न्यूट्रिशन के लिए जो कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक जो भी हैं जैसे कि खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स हैं उनको क्या करते हैं? बाहरी स्रोत से ग्रहण करते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं दोनों के लिए। तो वो कौन होते हैं? हिट्रोट्रॉफिक या परपोषित होते हैं। जबकि स्वपोषित क्या होते हैं? वह अपने अंदर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो अपनी बॉडी में ही करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनके लिए जो है बाहरी स्रोत पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाहर से ग्रहण करके अपनी बॉडी में वो कार्बनिक पदार्थों को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये आपको मालूम है, और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्रहण किए हैं इन सब की सहायता से क्या करते हैं? अपनी बॉडी में कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद होंगे। कौन कौन से हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं? जो कि फंजाई है, कवक, बैक्टीरिया है, और जो एनिमल्स हैं, ये सारे क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जबकि ऑटोट्रॉफिक जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वह ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक्स हैं या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, अपने कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति तो अपने अंदर स्वयं के अंदर से ही करते हैं क्योंकि खुद वो बनाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनकी पूर्ति वो कहाँ से करते हैं? सॉइल से। ठीक है, वहाँ से वह उनको ग्रहण करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? मेनली खनिज पोषण से होता है। ये जो ले रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वे क्या है? सारे खनिज पदार्थ ले रहे हैं। तो पौधों की जो खनिज पर निर्भरता का अध्ययन जो है ये किया था दो साइंटिस्ट थे, सॉसर और वॉन सैक। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि पौधों की जो है खनिज पर निर्भरता का प्रमाण जो है इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। तो मेनली इस चैप्टर में हमें प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ना है, और प्लांट न्यूट्रिशन में मेनली हमें क्या पढ़ना है? खनिज पोषण पढ़ना है। ठीक है, पौधे जो मिनरल्स लेते हैं, कौन कौन से मिनरल्स उनकी बॉडी में होते हैं, कौन से वो बाहर से लेते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फंक्शन है उनका, ये सारा जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियाँ। ठीक है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से खनिज पदार्थ जो हैं पौधों के लिए आवश्यक हैं। उनके मेथड्स जो हैं वो अपने इसमें सिलेबस में 3 दे रखे हैं। सबसे पहला मेथड है पादप भस्म का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश। तो पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट ऐश क्या है, कैसे बनाई जाती है। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं? एक फ्रेश प्लांट लेते हैं, ताज़ा पौधा लेते हैं, उसको क्या करेंगे? ओवन में 1 से 2 दिन तक 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, प्लांट लिया, ओवन में रखा 1 से 2 दिन, और कितने डिग्री पर? 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
अब जो प्राप्त होगा उसमें, ठीक है, गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, पौधे में उपस्थित जो जितना भी जल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने गर्म किया है, वो क्या हो जाएगा, जल होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। और पीछे जो मटेरियल बचेगा यानी जो शुष्क पदार्थ बचेगा उसमें क्या होगा, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ जो होंगे वो उपस्थित होंगे। ठीक है, प्लांट लिया, प्लांट में जो पानी है वो एवोपरेट हो गया और पीछे जो मटेरियल जो ड्राई जो मटेरियल बचा है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस हैं। अब इसमें इसका वेट हम करेंगे, ठीक है, शुष्क पदार्थ जो बचा है उसका वेट करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, शुष्क भार, ड्राई मास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ड्राई मास को, जो पदार्थ बचा है पीछे, इसको हम भट्टी में, फर्नेस में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करने से, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने से क्या होगा, इस शुष्क पदार्थ में से जिसको गर्म किया है हमने, उसमें से वाष्पशील जो कार्बनिक पदार्थ है वह विच्छेदित होकर के क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि शुष्क पदार्थ में क्या क्या चीज़ें थी, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों थी। तो इतने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया तो कार्बनिक पदार्थ, जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है, वह क्या हो गया, विच्छेदित हो गया, अलग हो गया उससे। और जो पीछे पदार्थ बचा है, शेष जो पदार्थ बचा है, उसमें मुख्य रूप से क्या होंगे, अवाष्पशील खनिज तत्व होंगे। ठीक है, क्या बचेंगे इसमें, अवाष्पशील खनिज पदार्थ बचेंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लांट ऐश या पादप भस्म कहा जाता है। इसी से हम पता लगाएंगे कि जो मिनरल्स है वो प्लांट में उपस्थित है या नहीं है। लेकिन ये जो पादप भस्म का विश्लेषण की जो विधि है, केवल हमें यही बताती है कि उसमें, प्लांट में उस तत्व की उपस्थिति ही केवल देखी जा सकती है, केवल हम प्रेजेंस ही देख सकते हैं। उस मिनरल की, उस प्लांट के लिए उपयोगिता क्या है, अनिवार्यता क्या है, इसका निर्धारण हम इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये विधि उपयोगी नहीं है। दूसरी विधि है इसमें बालू संवर्धन या सैंड कल्चर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में विभिन्न तत्वों की पौधे की उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए पौधों को बालू में या सैंड में उगाया जाता है। देखो, बालू और ये जो सैंड और जो सॉइल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉइल क्या है, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छे से, लेकिन सैंड जो होगी वो थोड़ी सी सॉइल से अलग होती है। एक तो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जो जल धारण क्षमता है, वो कम होती है। ठीक है, अच्छे से मिनरल्स जो होते हैं इसमें कम होते हैं सॉइल की कंपेयर में, प्लांट इसमें से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, प्लांट को सैंड कल्चर जो है वो किया जा रहा है। कैसे करेंगे, इसमें दो चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं, एक तो बालू और एक ऐसा जल जिसमें सभी खनिज तत्व जो होते हैं वो घुलित अवस्था में होते हैं। ठीक है, जल के अंदर खनिज तत्वों को घोल लिया जाता है। अब इन दोनों की सहायता से जो है वो हम कल्चर करवाते हैं, यानी प्लांट को इन दोनों में जो है वो ग्रो करवाएंगे। यहाँ पर जो सैंड है वह क्या काम करेगी, ऑक्सीजन की एक तो पूर्ति करवाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होगा और ऑक्सीजन जो है वो बनी रहेगी। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करवाएगी जड़ों को, और जल धारण क्षमता होने की थोड़ी सी होने के कारण उसको पर्याप्त जो है वो जड़ों को जल मिल पाएगा। और जो खनिज तत्व घुलित जल है, इसके वजह से क्या होंगे, खनिज तत्व जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बालू क्या होती है, थोड़ी सी एल्कलाइन होती है, तो उसको सबसे पहले हम HCl में जो है वो धोकर उसको स्टरलाइज किया जाता है। HCl से धोएंगे, फिर उसके बाद जो है पानी से उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको पूरी तरह से हम ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। अब इस बालू को, ठीक है, अब इस बालू में क्या करेंगे, ये जो खनिज तत्व घुलित जल है उस बालू के अंदर डालेंगे और इसमें जो है प्लांट को हम उगाएंगे। ठीक है, समझ आया, बालू ली हमने, बालू को पहले स्टरलाइज किया HCl से, पानी से वॉश किया, सुखाया, और इस सूखी हुई बालू में हमने खनिज तत्व घुलित जल को डाला और इसमें हमने प्लांट को जो है वो उगाएंगे। तो इसमें भी हम दो तरह से जो है प्लांट को ग्रो करवाते हैं। एक तो जो प्लांट जो बालू ली है हमने, उसमें सभी खनिज तत्व घुलित जो है वो जल डालेंगे। ठीक है, तो अगर सभी जो है खनिज तत्व युक्त
अगर इसमें जल डाला है और इसमें प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे, नियंत्रण पौधे या कंट्रोल प्लांट्स कहलाएंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसमें कोई ना कोई एक जो है, कम से कम जो है एक या एक से अधिक भी ले सकते हैं, खनिज तत्व कम करके, ठीक है, खनिज तत्व की कमी करके जो है वो कमी युक्त जल जो है इसमें डालेंगे। समझ आई बात आपको? इसमें तो जो जल डाला है उसमें सभी खनिज तत्व हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, कोई एक या एक से अधिक भी ले सकते हैं, उसकी खनिज तत्व की न्यूनता वाला जो है जल है उस मिट्टी में, उस बालू में हम डालेंगे। जैसे मान लो इसमें तो सारे खनिज तत्व डाले हैं, जबकि इसमें मान लो हमने जो है आयरन नहीं डाला, बाकी सभी खनिज तत्व हैं, एक आयरन की हमने कम करके उसको डाला है। तो अब हम इसमें जो है दोनों प्लांट्स जो ग्रो करवाए हैं, तो इसमें हम उनके लक्षणों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो खनिज तत्व की न्यूनता वाला जो प्लांट ग्रो करेंगे वह प्लांट क्या कहलाएंगे, अपूर्ण पौधे या डेफिशिएंसी प्लांट्स कहलाएंगे। दोनों के कैरेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे कि इस प्लांट्स में जिसमें हमने सारे खनिज तत्व दिए थे उनके लक्षण कैसे हैं, और जिसमें हमने न्यून जो खनिज तत्व की न्यूनता वाला जो हमने जल दिया है उसमें पौधे के जो हैं वो उस खनिज तत्व की न्यूनता से कौन से लक्षण आए हैं उसकी कंपेयर करेंगे, और हम पता लगाएंगे कि उस खनिज तत्व की उस प्लांट में क्या उपयोगिता है। तो इस विधि के द्वारा, बालू संवर्धन प्रयोग के द्वारा हम खनिज तत्व की उपयोगिता का भी निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, उपस्थिति का तो पता चल ही रहा है, और हम उसकी उपयोगिता का जो है वो निर्धारण इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरी इसमें विधि है जल संवर्धन या वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया जाता है, ये सॉइल लेस कल्चर है एक प्रकार का, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्लांट को जो है पोषक विलयन युक्त जो है जल के अंदर उगाया जाता है। तो पौधे की जड़ को पोषक विलयन में हम रखते हैं, और इस जो विलयन है उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो इस घोल में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम एक नली लगा देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है, जिसे एरेटर कहा जाता है। और इस विधि को क्या कहा जाता है, ये जो जल संवर्धन किया जा रहा है जिसमें मिट्टी नहीं है, इसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोपोनिक्स, टर्म पूछी जा सकती है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ठीक है, तो पौधों को जो है पोषक विलयन युक्त जो जल है उसमें हम उगाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है जल के साथ कार्य करना। जल के साथ कार्य करना, यानी यहाँ पर जो कार्य करता है वह जल करता है। ठीक है, इस जल के अंदर ही प्लांट की जड़ों को जो है वो ग्रो करवाया जाता है, और ये विधि क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स। इसका जो इसमें जो घोल प्रयोग लिया जाता है, जो पोषक घोल है, ठीक है, वह किसका लिया गया है, जो सैक साइंटिस्ट हैं, नॉप है और हॉगलैंड है, उनके द्वारा जो निर्धारित किया गया जो है पोषक विलयन वह काम में लिया जाता है। सैक, नॉप और हॉगलैंड, तो इनका जो पोषक विलयन है उसको काम में लेते हैं और इस पोषक विलयन में प्लांट को ग्रो करवाते हैं। एक प्रकार का ये सॉइल लेस कल्चर है जल संवर्धन। दूसरा अभी हमने पढ़ा ही था बालू संवर्धन, उसमें भी हम सॉइल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तीसरा और होता है सॉइल लेस कल्चर, जिसे वर्मीक्यूलोपोनिक्स कहते हैं। तो वर्मीक्यूलोपोनिक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ये वर्मीकुलाइट क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं बोर्ड में कि क्या इसके कैरेक्टर होते हैं और वर्मीकुलाइट क्या है। ये क्या है, एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो कि प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। बालू की जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, कृत्रिम बालू है। ठीक है, कृत्रिम बालू के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको हम इस खनिज को जो है विशेष प्रकार की जो ताप भट्टियाँ हैं उसमें 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम पहले उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है और उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को जो है कृत्रिम बालू के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके अंदर जो है प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं। तो क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या इसमें क्या इसकी विशेष बात है जिसके अंदर जो है प्लांट इसमें ग्रो कर जाते हैं। तो इसके कैरेक्टर है, एक तो ये भार में हल्के होते हैं। ठीक है, इसका जो भार होता है वो कम होता है। दूसरा, ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, रसायनतः ये अक्रिय होते हैं।
और स्टेराइल मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें कीट हैं, खरपतवार हैं, ये उसमें नहीं उग पाते, तो प्लांट अच्छे से उसमें ग्रो करेंगे। अगला इसका गुण है, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जल धारण जो क्षमता होती है वह बालू की कंपेयर में अधिक होती है, तो पौधों को जो है आसानी से जल उपलब्ध हो सकता है। इसकी बनावट कैसी होती है, ढीली होती है, जिससे जो जड़ें होंगी इसमें अच्छे से जो है वो मूल तंत्र अच्छे से इसमें विकसित हो सकेगा। दूसरा, इसमें विघटन नहीं होता है इसका, तो विघटन नहीं होगा इसका, तो हम निरंतर जो है एक के बाद एक फसल जो है उगाने के लिए ये वर्मीकुलाइट उपयुक्त है। तो इस वर्मीकुलाइट का जो है, इस वर्मीकुलाइट जो एक तरह का खनिज पदार्थ है, इसके अंदर प्लांट्स को जब ग्रो करवाया जाता है तो इस विधि को क्या कहा जाता है, वर्मीक्यूलोपोनिक्स। यानी पौधों को उगाने के लिए जब वर्मीकुलाइट का प्रयोग करते हैं तो यह विधि क्या कहलाती है, वर्मीक्यूलोपोनिक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से याद रखना।